बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पेशी संकुचन की कार्यकी के बारे में। तो हम बात कर रहे थे स्केलेटल मसल्स की, कंकालीय पेशियों या जिन्हें रेखित पेशियां भी कहा जाता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जब किसी रेखित पेशी में या कंकालीय पेशी में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस में क्या चेंजेस होते हैं और किस प्रकार रेखित पेशी में संकुचन की क्रिया होती है, इसे समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। उनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, जिसे हिंदी में अवसर्पी सूत्रण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये जो मोस्ट एक्सेप्टेड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, इसे हैनसन और हक्सले नामक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आज हम लोग स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1, इस थ्योरी को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर के बारे में। तो वहां हमने ऐसा डिस्कस किया था कि अगर हम एक स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां हमें मोटे तंतु यानी थिक फिलामेंट दिखेंगे एक तो, और दूसरा हमें पतले तंतु थिन फिलामेंट दिखते हैं। तो दो प्रकार के तंतु हो गए वहां, मोटे तंतु और पतले तंतु। ऐसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मोटे तंतु हैं, थिक फिलामेंट हैं, उनका निर्माण मायोसिन प्रोटीन से हुआ है, और जो थिन फिलामेंट हैं, पतले तंतु हैं, उनका निर्माण एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमोड्यूलिन ऐसे कुछ प्रोटीनों से हुआ है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। ये सिद्धांत हमें पहली जो बात बताता है वो बात ये बताता है कि हैनसन और हक्सले ने ये बताया कि जब पेशी संकुचन की क्रिया होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो जो मोटे तंतु हैं
थिक फिलामेंट हैं जिन्होंने पेशी की संरचना में ए बैंड का निर्माण किया है। तो जब संकुचन होगा तो इन ए बैंड यानी जो मोटे तंतु हैं इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी संकुचन से पूर्व अगर पेशी की संरचना देखें, संकुचन के समय पेशी की संरचना देखें और संकुचन के बाद जब सामान्य स्थिति आ जाए तब अगर पेशी की संरचना देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो ए बैंड है, मोटे तंतु हैं, इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, ये अपनी स्थिति में बने रहते हैं। पहली बात। नंबर 2, हैंसन और हग्सले ने दूसरी बात ये बताई कि जब पेशी संकुचन होगा तो जो आई बैंड है, आई का मतलब पतले तंतुओं ने आई बैंड बनाया है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमोड्यूलिन, तो पतले तंतु जो हैं वो खिसकते हैं, स्लाइडिंग करते हैं मोटे तंतुओं के ऊपर। यानी अगर मैं रफली एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूं तो मैं कैसे करूंगा कि मान लो ये एक पेशी तंतु की संरचना में मोटा तंतु है, ये फिर एक मोटा तंतु है और ये यहां पर पतले तंतु है और ये कैप जेड प्रोटीन आ गया। यानी एक सार्कोमियर की बात कर रहा हूं। बताया था 2 जेड डिस्क के बीच का जो भी भाग है वो सार्कोमियर है, पेशी तंतु की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। तो उसको मैंने यहां ड्रॉ किया। मोटा तंतु, पतला तंतु, पतला मोटा पतला, ऐसे एकांतरित है। अब यहां समझते हैं कि ये पेशी सामान्य स्थिति में है। मान लो इसमें संकुचन हुआ, मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। संकुचन के समय देख लो, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हुई, डायमीटर कम हुआ है। तो जहां पर पहले मोटे तंतु थे वो तो वही है, पतले जो तंतु थे वो खिसके एक दूसरे की ओर आए। तो केवल पेशी संकुचन के समय किसकी स्थिति बदलेगी? पतले तंतुओं की। मोटे तंतुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी। तीसरी बात क्या? ना तो मोटे तंतु की लंबाई कम ज्यादा हुई, ना पतले तंतु की लंबाई कम ज्यादा होगी। किसी भी तंतु की लेंथ में कोई चेंज पेशी संकुचन के समय नहीं आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस सिद्धांत से संबंधित हम लोगों ने डिस्कस की। अब समझते हैं इस पूरे सिद्धांत को। तो ये जो बात मैंने समझाई वो समझ में आ गई कि संकुचन से पहले ये मसल थी सार्कोमियर और ये इतना हो गया, लेकिन ना ए बैंड ना ही आई बैंड, किसी की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है। केवल स्थिति बदली है आई बैंड की और ए बैंड की तो स्थिति भी नहीं बदलेगी। तो समझते हैं इस पूरी प्रोसेस को। जब भी पेशी संकुचन की बात करेंगे, ये 6 स्टेप्स मैंने यहां पर दिखाए हैं। एक एक करके डिस्कस करूंगा। कुछ आज डिस्कस कर देंगे, बाकी बचे हुए कल डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1, पहला स्टेप है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाए। अभी डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे होगा, कौन करेगा। फिर मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, दूसरा हो गया। फिर ये एक्शन पोटेंशियल मसल के अंदर की ओर मूव करेगा,
देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने सिंपली SR लिखा है, वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। देन कैल्शियम ट्रोपोनिन C, एक प्रोटीन था जिसकी 3 यूनिट बताई थी मैंने, I, C और T, ये 3 यूनिट होती है। उसकी C यूनिट के साथ 4 कैल्शियम आयन बाइंड हो जाएंगे। एक्टिन और मायोसिन के बीच क्रॉस ब्रिज बनेगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस, पावर स्ट्रोक की प्रोसेस होगी। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने डिस्कस की। यहां एक सिंपल से डायग्राम के द्वारा एक आरेख बनाया मैंने केवल। देखो यहां पर जो ये व्हाइट कलर से बनाया, ये मसल की स्ट्रक्चर में थिन फिलामेंट है, पतले तंतु है। मतलब इसके निर्माण में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की है कि इस पतले तंतु में इस तरह से एक तो होगा आपके ट्रोपोमायोसिन, इस तरह से एक वायर की तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया ट्रोपोमायोसिन। इस ट्रोपोमायोसिन के साथ ऐसे एक्टिन के 7 अणु जुड़ जाएंगे, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनी। और यहां पर बाइंडिंग साइट होगी वापस ट्रोपोनिन के लिए। ये इस तरह से एक पतला तंतु बनता है। तो जो ये थिन फिलामेंट है, मैंने आरेख में व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ट्रोपोमायोसिन, उस पे एक्टिन के अणु जुड़े हुए और फिर इसके लिए अंदर बाइंडिंग साइट और होती है ट्रोपोनिन के लिए भी। तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन मिलकर थिन फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो ये थिन फिलामेंट हो गया। ये जो पूरा मैंने बनाया ये थिक फिलामेंट है, मोटा तंतु। और मोटे तंतु जो थिक फिलामेंट है, ए बैंड जिसको हम कहते हैं, उसमें तो एक ही प्रोटीन है, मायोसिन। और मायोसिन की स्ट्रक्चर भी मैंने पहले डिस्कस की थी एक लेक्चर में। तो हमने ऐसा बताया था कि 2 तो उसके हेड है ग्लोब्यूलर और 4 उसकी टेल होती है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर थिक फिलामेंट की बनी हुई है। यहां तक एक सिंपल सी बात की मैंने, और यहां कुछ स्टेप्स हैं, कल के लेक्चर में डिटेल डिस्कस इनके बारे में करेंगे। ओके, अब यहां इस डायग्राम में इतना समझे कि मान लो ये एक्टिन की कुछ पोजीशंस हैं कंटिन्यूसली। ये पोजीशन नंबर 1 है, इस पर ये मायोसिन का हेड जुड़ा हुआ है। क्लियर? जैसे ही मायोसिन के हेड पे एटीपी जुड़ेगा, हमने उस दिन ये भी पढ़ा था कि मायोसिन के हेड के पास 2 बाइंडिंग साइट होती हैं, एक्टिन के लिए और एटीपी के लिए। तो जब एटीपी नहीं है तो वो इस पोजीशन नंबर 1 पर एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही यहां पर एटीपी आया तो मायोसिन का हेड एक्टिन को रिलीज कर देता है, दोनों अलग हो गए, गैप आया बीच में। फिर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, एडीपी और फॉस्फेट बनता है। कल मैं इसको और क्लियर करूंगा। तो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से एडीपी और पीआई, ये फॉस्फेट रिलीज हुआ, एनर्जी बनी और मायोसिन का हेड वापस स्ट्रेट हो गया क्योंकि एटीपी अब खत्म हो चुका है। और अब ये क्या करेगा, एक्टिन में जाके नंबर 2 पे नई पोजीशन पे जुड़ा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। कल इसको और डिटेल डिस्कस करेंगे इस डायग्राम को। अभी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टेप्स हैं उनमें से कुछ स्टेप्स को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो स्टेप है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कल हम एक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ रहे थे मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो उसमें मैंने आपको ऐसा बताया था कि हमारे शरीर में न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शंस बने हुए हैं। क्या है न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन?
कि न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन ऐसी साइट, ऐसे स्थल है जहां पर क्या होता है कि एक नर्व है वो एंड हो जाती है और स्केलेटल मसल वहां स्टार्ट होती है। यानी न्यूरोमस्क्यूलर जो जंक्शंस हैं वहां पर नर्व और स्केलेटल मसल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है। तो ऐसे न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन है। क्या होगा सबसे पहले कि नर्व में जो सूचनाएं आती है, तंत्रिकाएं जो सूचनाएं लेकर आती हैं वो इंपल्स की फॉर्म में लाती है। आवेग कह दो आप उसे। ये जो इंपल्स हैं वो जब न्यूरॉन की जो एक्सॉन का एंड वाला हिस्सा है वहां पहुंचा, तो वहां पहुंचते ही वहां पर कुछ वेसिकल्स होती हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए रहते हैं। तो जैसे ही वो इंपल्स नर्व एंडिंग तक पहुंचा न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन की, तो नर्व एंडिंग पर वेसिकल्स थी जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। वो वेसिकल्स अपने कंटेंट को, यानी इस न्यूरोट्रांसमीटर को, एग्जाम्पल है एसिटिल कोलिन, उसको वो रिलीज कर देगी न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन साइट पर। तो पहला काम क्या हुआ, तंत्रिकाएं इंपल्स के रूप में एक सूचना लेकर आई और जैसे ही ये इंपल्स आवेग नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा तो वहां पर वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। इस इंपल्स के कारण ये वेसिकल्स एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस करेगी और अपने कंटेंट को बाहर रिलीज कर देगी। कंटेंट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जाम्पल दिया मैंने एसिटिल कोलिन, ये पहला चेंज हुआ अभी तक, यहां तक ठीक। अब क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर एक्ट करेगा न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन पर। जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो है स्केलेटल मसल की सार्कोलेमा। तो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा है। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया गया तो सार्कोलेमा की स्ट्रक्चर में सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं था वहां पर उस साइट पर, तो ये सोडियम चैनल सब बंद थे। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आए सोडियम चैनल ओपन हो गए, यानी अब सार्कोलेमा की परमिएबिलिटी सोडियम आयन के लिए इंक्रीज हो गई। तो क्या होगा, सोडियम आयन एंटर करेंगे सार्कोलेमा से होकर मसल फाइबर के अंदर। तो पहले क्या स्थिति थी, पहले तो सोडियम अंदर नहीं आ रहे थे, तो पहले मसल फाइबर के भीतर निगेटिवली चार्ज था और निगेटिव चार्ज थी सार्कोलेमा, इसलिए वो रेस्टिंग कंडीशन में थी। न्यूरोट्रांसमीटर आया, रिलीज हुआ, सोडियम आयन की अंदर एंट्री हुई मसल में, तो सोडियम के अंदर आने से जो पोटेंशियल पहले नेगेटिव था अब होने लग गया पॉजिटिव। इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ कि मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल, सक्रिय कला विभव उत्पन्न हुआ। जो पॉजिटिव चार्ज है, पहले नेगेटिव था रेस्टिंग में, एक्शन में वो नेगेटिवली चार्ज है। फिर क्या होगा, इस पोटेंशियल को, अभी तो वो सार्कोलेमा पे जनरेट हुआ है, इस पोटेंशियल को अंदर पहुंचाना है, ये काम
टी ट्यूब्यूल करती है। मैंने स्ट्रक्चर बताई थी कि सार्कोलेमा इनवेजिनेट यानी अंदर की तरफ धंसती है और टी आकृति की एक संरचना बनाती है। तो इस एक्शन पोटेंशियल का यानी जो मेम्ब्रेन पहले पोलराइज थी, जब निगेटिव चार्ज थी, जब एक्शन पोटेंशियल हुआ तो मेम्ब्रेन पोलराइज से डीपोलराइज होगी यानी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस डीपोलराइजेशन को यानी एक्शन पोटेंशियल को अंदर की तरफ पहुंचाना है और ये काम टी ट्यूब्यूल करती है। हमने डिस्कस किया था कि टी ट्यूब्यूल में वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन है, वोल्टेज रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। वहां से ये जो टी ट्यूब्यूल कनेक्ट रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जहां खूब सारे कैल्शियम भरे हुए हैं, कल भी डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे ये पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है तो हमने कहा था वहां वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं। जब मेम्ब्रेन पोलराइज थी, नेगेटिव चार्ज था, वो गेट बंद थे उसके। अब डीपोलराइज है, पॉजिटिव चार्ज है, गेट ओपन होंगे, कैल्शियम बाहर आया, साइटोसोलिक कैल्शियम का लेवल बढ़ा। ये कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन सी से जुड़ेंगे, ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम जुड़ता है तो एक्टिन अब मायोसिन के साथ जुड़ सकता है, क्रॉस ब्रिज बन गया इस तरह से। अब आगे की प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन की होगी। तो ये हमने कुछ स्टेप्स यहां डिस्कस किए हैं। कल हम इस पूरी प्रोसेस को कि किस प्रकार एटीपी जुड़ेगा तो क्या होगा, फिर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तब क्या चेंजेस होंगे, फिर पावर स्ट्रोक में क्या होता है, फिर रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, ये सब इंफॉर्मेशन कल हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।